हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही हो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए। तो उस बैच की आज इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि बैच जो है किस किस एग्जाम्स के लिए है और बैच कैसे कैसे चलेगा, कितने बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी, क्या चीजें रहेगी। ठीक है, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज सिर्फ बैच की इंफॉर्मेशन है डे 1 में। ठीक है, डेली आपको 4 PM पे वीडियो देखने के लिए मिलेगी। संडे वाले दिन की छुट्टी रहेगी अपनी। ठीक है, आज हो सकता है कि 1-2 मिनट वीडियो लेट देखने को मिले आपको, बट डेली आपको शाम को 4 PM पे क्लास की वीडियो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। तो ये रेलवे के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखे बैच बनाया गया है। चाहे आप RPF SI या कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे आप RRB ग्रुप डी की तैयारी करें, चाहे आप RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करें, चाहे आप RRB NTPC 12th लेवल की तैयारी करें, ये सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं तो सिर्फ मैं ग्रुप डी का ही पढ़ूंगा, उससे अदर नहीं पढ़ूंगा। ऐसे मत करो भाई, 10 साल लग जाएंगे सिलेक्शन लेने में, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ना तो आपने उतना ही है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC CGL को ध्यान में रख के तैयारी करो, या फिर SSC के सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो। अगर आप थोड़ा बड़ा सोचेंगे ना, तो मान लो उसमें सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो छोटे जितने भी एग्जाम्स है ना उसमें तो होगा। उसके लिए तो आप एकदम प्रो लेवल के इंसान बन जाओगे समझ रहे हो ना। तो हमेशा तैयारी अपना ऊंचा देख के करनी है, लेकिन एग्जाम सारे देने हैं। तो रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका किसी न किसी में सिलेक्शन अवश्य होगा। और क्या होता है, और ये होता है कि बच्चे मोस्टली इंतजार कर रहे होते हैं कि फॉर्म जब आएंगे तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। भाई अब वो टाइम नहीं रहा कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया था सिलेक्शन हो जाता था, अब वैसा नहीं है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद को घिसना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो जब तक आपके फॉर्म आएंगे तब तक आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लो, समझ रहे हो। फॉर्म आने के बाद में मैं आगे भी बात करूंगी, थोड़ा समझा रही हूँ, ठीक है। फॉर्म आने के बाद में सिर्फ आपके पास इतना काम रह जाए कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं फॉर्म आने के बाद में, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम रह जाना चाहिए, और जो वीक पॉइंट है उनको उन पे काम कर रहे हैं। फॉर्म आने से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, तब जाकर के आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, समझ रहे हो। अगर आप, कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं कि मैं तो एग्जाम डेट आ जाएगी और एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ने बैठूंगा, वैसे सिलेक्शन नहीं होता है बाबू। अब चीजें बहुत बदल गई हैं और आपको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि मैथ के जो रेशियो है हमारा कितना कितना रहता है इन सभी एग्जाम्स में। तो अभी ऐसा सुना जा रहा है कि RPF SI की वैकेंसी आने वाली है और RPF कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो RRB NTPC से पहले इसकी वैकेंसी आएंगी, बिकॉज इसके तो भी एग्जाम्स वगैरह चल ही रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में हुई है, इसकी वैकेंसी अगले साल आएंगी। बट मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वैकेंसी आने से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। वैकेंसी आने तक सिर्फ आपके पास क्या काम रहना चाहिए, रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और वीक पॉइंट पे काम करना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो 1 साल के अंदर अंदर, तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। तो अगर मैं RPF SI की बात करूं तो इसमें मैथ के जो है 35 क्वेश्चंस रहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम मेरा तो मैथ वीक है और मैं तो रीजनिंग और GS से सिलेक्शन ले लूंगा, मेरे को मैथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो बाबू रुक जाओ थोड़ा सा, हम आपसे इतना ही कहेंगे बेटा, वो जमाना चला गया जब एक कोई सब्जेक्ट हमारा वीक होता था तो उसको हम साइड में कर देते थे और अदर सब्जेक्ट से सिलेक्शन ले जाते थे। अब वैसा नहीं होता है। अब क्या होता है, अब अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो वो पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ 80%, 85%, 90% ऐसे जा रही है, समझ रहे हो। तो आने वाले टाइम में और भी कंपटीशन हाई होगा, और कंपटीशन जब हाई होगा तो चीजें आपको ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी। जहां मन नहीं कर रहा है जबरदस्ती मन को लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आप ना तो आप मैथ छोड़ सकते हैं, ना आप GS छोड़ सकते हैं, ना आप रीजनिंग छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते आप। बट जो एक कड़वी सच्चाई है वो ये है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना है जिसमें मैथ रीजनिंग आता है,
तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट स्कोर गेनिंग होते हैं। जीएस का कुछ नहीं पता है वो कहाँ से क्या पूछ लेगा, बट फिर भी आपको अपना दिमाग हर एक चीज में उतना लगाना ही पड़ेगा। जीएस को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा जितनी शिद्दत से आप रीजनिंग को पढ़ते हैं, और मैथ को भी उतनी ही शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा जितनी शिद्दत से आप जीएस और रीजनिंग को पढ़ते हैं। समझ रहे हो? छोड़ नहीं सकते लाला अब कुछ भी। अब कुछ भी छोड़ोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे, फिर बैठ के रोना, साला सबका सिलेक्शन हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है। तो वही वाला हिसाब हो जाएगा फिर कि पहले समझाया था समझ में नहीं आया है, फिर रोते रहो। और यही रोना फिर साल दर साल साल दर साल साल दर साल आप करते रहेंगे और हाथ में आपके कुछ नहीं लगेगा। अगर आपको सीरियसली किसी में सिलेक्शन लेना है तो जिस किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं उसको ध्यान में रख करके उसके फॉर्म आने से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लो, ठीक है? तो इसमें हमारा आरपीएफ एसआई की बात करें तो इसमें हमारे 35 क्वेश्चंस आते हैं। कितने में से? 120 क्वेश्चंस में से। बाकी में क्या क्या रहेगा? 35 क्वेश्चंस ही आपके रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जीए के जीएस के आएंगे, ठीक है? तो पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी है, तीनों सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलना है। ऐसे ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में भी 35 क्वेश्चंस आएंगे और 35 ही रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके जी के जीएस के आएंगे। इन दोनों में आपका एक ही एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम नहीं होता है। बट आरआरबी एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके सीवीटी 1 और सीवीटी 2 दो एग्जाम्स होते हैं। सीवीटी 1 में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे सीवीटी 1 में। तो 12th लेवल हो गया या फिर ग्रेजुएट लेवल हो गया, दोनों में ही आपके 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, ठीक है? और 30 क्वेश्चन ही आते हैं रीजनिंग के। 60 क्वेश्चन हो गए 100 में से मैथ और रीजनिंग के। क्या छोड़ोगे लाला आप? बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। और इनकी कट ऑफ उठा करके देख लेना, 80% से ऊपर ही जाती है, कम नहीं जाती है। तो आप ये कहें कि मेरा मैथ कमजोर है, मैं बिना मैथ के सिलेक्शन ले लूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो मैथ आपने पढ़ना ही पड़ेगा। और इसका सीबीटी 2 जो होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस में से आपके सीबीटी 2 पे, यहाँ भी लिख देती हूँ, सीबीटी 2 में आपके कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 35 क्वेश्चंस आपके मैथ के मिलेंगे और 35 क्वेश्चंस ही आपके रीजनिंग के मिलेंगे, ठीक है? और बाकी 50 क्वेश्चंस आपके इसमें फिर जीके जीएस के मिलेंगे। ओके, तो इतना तो हमारा मैथ का हो गया। और मैथ आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पर, चाहे आपका मन कर रहा है मन नहीं कर रहा है, पढ़ना आपने पड़ेगा और हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा लाला, समझ रहे हो? वो नहीं छोड़ सकते आप। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, समझना ना समझना आपकी मर्जी है। देखो मैं खुद को कितना समझा के ये बैच स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा देखो, आपको मैं इतना समझा रही हूँ। मेरा चैनल बिल्कुल डेड हो गया, कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं। अभी 4-5 वीडियो डाल रही थी, सब लोग मना कर रहे हैं कि मैम मत करो स्टार्ट, नहीं चलेगा चैनल आपका, क्योंकि आपने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली है तो कोई जुड़ेगा नहीं। और आप कुछ और करो, जो कर रहे हो काम उस पर फोकस करो, इसको यूट्यूब को रहने दो, यूट्यूब पे मत करो। तो मैंने अपने दिल में हमेशा अपने दिल की सुनती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती। जो मेरे दिल दिमाग में चल रहा होता है मैं उस पर काम करती हूँ। मैंने कहा मेरे पास 8 से 9 बच्चे हैं पढ़ने वाले जो मेरे पास आके नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं अपना कैसे भी टाइम मैनेज करके उनको पढ़ाऊंगी। और उनको पढ़ाना सिर्फ यूट्यूब से ही पॉसिबल है। व्यूज आए ना आए कोई बात नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं खुद ही अपनी वीडियो देख लूंगी और 8-9 बच्चे वो हैं वो देख लेंगे, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। सिलेक्शन होना बड़ी बात है। अभी देखो पिछला बैच हमने स्टार्ट करा था ना, बहुत कम बच्चे थे हमारे पास में, उसमें से 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चा मेरे से मिलके भी गया है, शायद वो देखेंगे, नकुल नाम है उनका, मध्य प्रदेश के हैं वो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप कितनों को पढ़ा रहे हैं। ये जरूरी है कि आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपकी क्लास को चाहे 10 बच्चे देख रहे हैं, चाहे 4 बच्चे देख रहे हैं, चाहे 20 बच्चे देख रहे हैं, उनको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और उनको उनका रिजल्ट मिलेगा अगर आप पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं तो, समझ रहे हो? तो मेरा ये क्या है, मेरा ये है जुनून, मेरा ये है पैशन कि भाई मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ा रही हूँ। मैं मुझे 10 व्यूज भी आएंगे चलेगा, 10 बच्चे देखेंगे मेरे चलेगा, ठीक है, बट वो पढ़ने चाहिए। तो अपना ये स्टार्ट कर दिया है हमने। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बता देना, नहीं लगे कोई बात नहीं है, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ना, बट पढ़ना, ठीक है ना? तो ये अपना हो गया। इसके बाद अपना बैच का है, बैच 90 दिन में अपना खत्म हो जाएगा और इस बार सारे टॉपिक खत्म कराए जाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। पिछली बार हमने एग्जाम में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दी थी, पिछली बार का जो कोर्स हमने कराया था उसमें।
क्योंकि वो उस टाइम पे मेरा बहुत अच्छा नहीं था ये चैप्टर। इस टाइम मैंने सब अपना अच्छा कर लिया है तो वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो जब भी अपना ये अर्थमेटिक खत्म होगा, जैसे ही हम एडवांस में जाएंगे, सबसे पहले हम अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करेंगे, प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे, स्टैटिक्स खत्म करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे नीचे, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म करेंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम पे जाएंगे। तो हर चीज अभी देखो, जब आप इसके सिलेबस को देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस देख के पढ़ाई करते हैं कि पहले वो सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें है, वही पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। वैसा मत करो लाला। जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो बहुत सारे चैप्टर इसमें से आपको नहीं दिखेंगे, सिलेबस में नहीं है बहुत सारे चैप्टर, इसमें से गायब मिलेंगे आपको। बट जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने बैठोगे, तो आप पाएंगे कि इसमें से हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आपने पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से पढ़ना है, ना कि सिलेबस के हिसाब से। समझ रहे हो ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर अभी से आप नहीं लगा पाएंगे। वो टीचर ही होते हैं जो सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर उठा के अच्छे क्वेश्चन आपको कराते रहते हैं। तो टीचरों पर थोड़ा भरोसा कर लिया करो। वो पढ़ा रहा है ना कोई इंसान, तो अपना पूरा 100% दे के आपको पढ़ा रहा है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जाए। समझ रहे हो? तो टीचरों को थोड़े सम्मान करा करो, रेस्पेक्ट करा करो और सिद्धा से पढ़ाई करा करो। अगर कोई समझा रहा है आपको, तो वो अपने कुछ एक्सपीरियंस से ही समझा रहा होगा। तो ये हमारा 90 दिन का बैच है, कुछ ऐसे चलेगा। सबसे पहले हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, उस रेशियो के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI CI, ये मिक्स क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी करेंगे, ये सारी चीजें। और मैंने दिनों की संख्या भी लिखी है कि ये टॉपिक जो है कितने कितने दिन चलेंगे। सेम डिक्टो वैसे ही बनाया है जैसे हमने पिछला वाला बैच बनाया था। इससे होता क्या है कि दिमाग में एक चीज रहती है कि अभी हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करें, इसके बाद ही आएगा, और ये हमें इतने दिन पढ़ना है, इतने दिन में हमें खत्म कर देना है। और इस बैच की एक और खास बात ये रहेगी, इसी बैच के अंदर आपको चैप्टर वाइज तो चीजें सारी क्वेश्चंस मिलेंगे ही, साथ में मिक्स प्रैक्टिस भी मिलेगी आपको। इसी बैच के लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस मिलेगी, और सबसे लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए इजी, जैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कराऊंगी मिक्स वाले, ठीक है। तो मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहां से उठाऊंगी, जो पेपर हुए वहां से उठाऊंगी, ठीक है ना, उनके क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो वहां से जितने भी इजी क्वेश्चंस मेरे को मिलेंगे ना, वो मैं आपको प्रैक्टिस वाले सेशन में डाल दूंगी, ठीक है ना। जैसे मैं मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मैं कराऊंगी PYQs की, उसमें इजी क्वेश्चंस जो भी होंगे वो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके सबसे नीचे डाल दूंगी। तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। शुरू में क्या होगा कि आपको मैथ नहीं आता है, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट इजी तो आप सॉल्व कर पाएंगे ना। तो इजी क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले अपना चैप्टर वाइज चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी मिक्स प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट होगी एक ही चीज में, ठीक है। अभी हम मिक्स प्रैक्टिस का बैच ले रहे थे, उसको बंद करा जाएगा क्योंकि 2 बैच लेना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो एक बैच ही चलेगा अपना, ये वाला बैच चलेगा पूरा। इसमें आपको चैप्टर वाइज मिक्स PYQs प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। 3 चीजें इस बैच में चलेंगी। तो अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हैं, आपको मैथ का भी कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, 1 2 3 से लेकर के सारी चीजें, ठीक है। सब सिखाऊंगी मैं आपको, सारी चीजें सिखाऊंगी इसमें, और बहुत ही बेसिक से लेकर के पूरा अपना एडवांस लेवल तक जाएंगे। जहां तक क्वेश्चंस पूछने की औकात है एग्जामिनर की, उसकी औकात से थोड़ा सा अप लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि उसका कुछ नहीं पता है, पागल इंसान बैठा होता है वह एग्जामिनर, वो कुछ भी पूछ लेता है, कभी हूं हाँ वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी देखो यूपी टेट का पेपर हुआ है शायद, और उसमें क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा सही है, हूं सही है सही है, हो सही है, मतलब मात्रा उठा दी। मतलब एकदम पगलेट इंसान बैठा होता है एग्जामिनर, जो मतलब पेपर बनाने वाला, वो कुछ भी बना रहा होता है। तो हमें अपनी तैयारी 0 से लेकर के हाई लेवल तक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी चीजें रहेंगी ऐसे। और लास्ट में कुछ नहीं है, लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि जिस किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी अगर फॉर्म अगले साल आएंगे तो अभी से सीरियस मोड पे चले जाओ तैयारी में, ठीक है। अभी से अगर उसके फॉर्म निकलने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि अब मेरे पास सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है, रिवीजन रह गई है, मॉक टेस्ट लगाना रह गया है, और वीक पॉइंट पे काम करना रह गया है। और वो आप इजीली जब से फॉर्म भरे जाएंगे तब से जब तक एग्जाम होगा, तब तक उस टाइम पीरियड में इजीली कर लोगे। लेकिन ये कर तभी पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फॉर्म निकलने से पहले। फॉर्म निकलने के बाद सिलेबस कंप्लीट करोगे, या प्रैक्टिस करोगे, कि रिवीजन करोगे, कि मॉक टेस्ट लगाओगे, कि मॉक टेस्ट के वीक पॉइंट पे काम करोगे, क्या क्या करोगे बताओ। तो पहले करना है ये सारी चीजें, ठीक है। तो
इतना ही है अपने बैच में, मतलब बैच में नहीं, मतलब आज की बैच इन्फॉर्मेशन में इतना ही है। एक टीचर को पकड़ लो, चाहे किसी को भी पकड़ लो, ये मन देखो कि वो उसके व्यूज कम है, वो बहुत छोटा टीचर है या बहुत बड़ा टीचर है, या ये ऐसा है वो वैसा है, ये अच्छा नहीं दिखता है वो अच्छा दिखता है, ये कम मोटिवेशन देता है वो ज्यादा मोटिवेशन देता है। अच्छा, आपको उसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आंख बंद करके उसे पकड़ लो और एक टीचर को, मैथ के लिए एक टीचर चुन लो, रीजनिंग के लिए एक टीचर चुन लो, जीएस में आपको अलग अलग टीचर चुनने पड़ेंगे, क्योंकि कोई हिस्ट्री अच्छी पढ़ाता है, कोई पॉलिटी अच्छी पढ़ाता है, कोई इकोनॉमिक्स अच्छी पढ़ाता है, तो जीएस का इस हिसाब से देख लेना, ठीक है। बट पढ़ना है लाला अच्छे से, ठीक है ना। तो मेरे सभी भाइयों से, मेरी सभी प्यारी बहनों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से सीरियस होकर तैयारी अपनी कर लो, ठीक है। तो चलिए, इतना ही है अपना, मुलाकात होगी कल 4 बजे अपनी पहली क्लास। किसकी क्लास रहेगी? पहली वाली, पहली क्लास रहेगी अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की, ठीक है। तो पहली क्लास में अपना स्वागत रहेगा आप सबका। देखते हैं कि कितने बच्चे अपने पास पढ़ने वाले हैं, मतलब 8-10 बच्चे तो है ही है, वो तो जो अपने कांटेक्ट में है वो तो है ही है। इसके अलावा कुछ पुराने बच्चे आते हैं या उनका कहीं सिलेक्शन हो गया है या कहीं भटक गए हैं, पता नहीं, वो भी पता चलेगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा। और कुछ लोग चैनल को छोड़ छोड़ के भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उनको देखे ये नहीं कहना है कि लोग निकल रहे हैं, वो फालतू लोग हैं जो जब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा सीन चल रहे थे प्रॉब्लमेटिक, तो मुझ पर दया देख करके ऐड हो गए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था उन्होंने उस टाइम पे। फिर काफी टाइम से चैनल पे काम नहीं हुआ तो वो जुड़े रहे, वो देखना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने अपने रंग रूप दिखाए ना, वो ऐसे थे कि मैं झेल नहीं पाई उनको, तो उनको ब्लॉक किया, अपना नंबर चेंज किया और खुद को अकेला किया, बिल्कुल अकेला करके खुद पे काम किया। आज मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मेरा बेटा है, मेरी मम्मी है और मेरा एक दोस्त है, ठीक है। उसके अलावा इस दुनिया में मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ कौन है क्या है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे सबसे बुरे वक्त में जो किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो अब तक कितना भी बुरे से बुरा वक्त रहा उससे लेकर के अब तक जो मेरे साथ रहा, वो था मेरा एकमात्र दोस्त। तो उसके लिए अपने किडनी गुर्दे फेफड़े सब कुछ हाजिर है। जिंदगी में हम कहीं भी होंगे, उसको किसी भी कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी, उसके लिए आखिरी सांस भी उसके लिए हाजिर है। तो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है उसको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो जो चैनल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये वो नीच लोग हैं जो ये देखना चाहते थे कि मैं फिर से उठकर खड़ी हो सकती हूँ या नहीं। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, भाई लोग, मैं बहुत पहले ही उठ करके खड़ी हो गई हूँ, तुम लोगों को अभी अभी आके पता चल रहा है ठीक है। तो आप लोग जाइए और अपनी जिंदगी में खुश रहिए और आप किसी और को ढूंढिए जिसे आप बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बर्बाद करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। मैं वो इंसान बन गई हूं कि अब मैं कोई भी परिस्थिति मुझे तोड़ नहीं सकती है, तो मुझे तोड़ने की कोशिश, सारी कोशिशें आपकी विफल हो जाएंगी। इधर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिस जिसको चैनल को छोड़ के जाना है वो जल्दी ही निकल जाओ, ताकि और बच्चों को डिस्टर्ब ना हो कि भाई धीरे धीरे मैम के चैनल पे सब्सक्राइब कम हो रहा है, सब्सक्राइबर कम हो रहा है, मतलब मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही है। मैम अच्छा पढ़ा रही है, मैम पूरी शिद्दत से पढ़ा रही है, बस आप लोग निकल जाओ भाई जल्दी, ठीक है। चाहे मेरे चैनल पे सब लोग चले जाए, एक सब्सक्राइबर बचेगा, कोई नहीं बचेगा, 0 बचेंगे, मैं 0 से फिर उठ के खड़ी हो जाऊंगी। बट ऐसे लिचड़ लोग नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, जो पढ़ना चाहता है वो रहे, और जो जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है वो अपना, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई अपना काम धंधा करो, ठीक है। चलिए, इतना ही कहेंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। लोग हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं, कितना बुरा करते हैं हमारे साथ, वो एक अलग मैटर है, बट हमारा उनके जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अपनी चीजें, हमारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं कि हम किस तरह का रिएक्शन देंगे और हम किस तरह के इंसान होंगे, किस तरह के इंसान बनेंगे, वो हमारे हाथ में। दूसरों को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, खुद को हम बदल सकते हैं केवल। तो खुद पे काम करो, खुद को बदलो और खुद को ऐसा बनाओ कि आप हर परिस्थिति में टूटो नहीं कभी भी। चाहे आप बिल्कुल अकेले भी खड़े हो ना, तब भी आपको ये एहसास नहीं आया अंदर से कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊँ। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, देखो मैं आज भी जिंदा खड़ी हूँ। तो मेरी लाइफ से कुछ सीखा करो चीजें। मैंने कभी, मतलब टाइम था कभी जब मेरे को ऐसा लगा कि मैं नहीं जी पाऊंगी, हर एक पल मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि अब और नहीं जी सकते, अब और नहीं जी सकते। उस टाइम से यहाँ तक लेकर के खुद को खड़ा किया है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है कि अब जिंदगी में कितना भी तूफान आ जाएगा ना, वो मुझे डगमगा नहीं सकता।
तो इस चैनल पर एक सब्सक्राइबर्स भी रह जाएगा ना, वो भी मुझे डगमगा नहीं सकता कि एक रह गया है, अब मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। मैं एक रह जाएगा तब भी आपको उतनी ही शिद्दत से पढ़ाती हुई नजर आ रही होंगी जितना कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ। अभी भी कोई देखने वाला नहीं है, बट 8-10 बच्चे हैं मेरे अपने, मैं उनके लिए पढ़ाऊंगी और पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगी। उनको अच्छा लगेगा, वो और बच्चों को सजेस्ट करेंगे, उनकी नॉलेज में कोई होगा पढ़ने वाला तो, नहीं तो कोई और देख लेंगे। जहां तक वीडियो यूट्यूब पहुंचा देगा, बच्चों तक पहुंच जाएगी तो और बच्चे जुड़ जाएंगे, अच्छा लगेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत मोटिवेशन दे लिया। पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर देना है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी कल 4 बजे आप सबसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, खुद पर काम करो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वक्त रहते अगर आप खुद को अच्छा और मजबूत बना लोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी कभी भी बदल सकता है। और एक इंसान अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा रखना है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़े, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।